Welcome to Piece of History. चलिए आज कला, भूविज्ञान और जेनेटिक्स के सुरागों को जोड़कर एक ऐसी खोई हुई दुनिया की कहानी को समझते हैं जो आज भी हमें हैरान करती है। देखिए इसे, यह चोल काल की नटराज की कांस्य मूर्ति है। इसकी जो खूबसूरती है, जो गति है और इसका जो गहरा प्रतीकवाद है, उसने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। ये सिर्फ एक आर्ट का पीस नहीं, बल्कि एक पूरा सांस्कृतिक प्रतीक है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये शानदार कला अचानक से ही सामने आ गई, या फिर इसकी जड़ें कहीं बहुत गहरी हैं, एक ऐसे अतीत में जिससे हम लगभग भूल ही चुके हैं। इस पहेली को समझने के लिए एक मशहूर पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर के इस बयान पर गौर करते हैं। वो किसी ऐसी चीज के बारे में बता रहे थे जिसने उन्हें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। और वो चीज थी ये छोटी सी मूर्ति, मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल। ये 10 सेंटीमीटर से भी छोटी है और आज से करीब 4,500 साल पहले 2500 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। सोचिए, कहाँ वो विशाल नटराज और कहाँ ये नन्ही सी लड़की। समय और आकार में कितना बड़ा फासला। तो यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। सबसे पहले उस सभ्यता और उसकी अनोखी तकनीक को समझते हैं जिसने इस रहस्य की नींव रखी। देखिए, इन दोनों कलाकृतियों को जो चीज जोड़ती है वो है इन्हें बनाने का तरीका, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। मतलब पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसे गीली मिट्टी से पूरी तरह ढक दिया जाता है। इसके बाद जब मिट्टी सूख जाती है तो उसे गर्म करके सारा मोम पिघलाकर बाहर निकाल देते हैं, और जो खाली जगह बचती है उसमें पिघली हुई धातु भर दी जाती है। और इस कमाल की तकनीक में माहिर थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जिन्हें हम हड़प्पावासी भी कहते हैं। जी हाँ, वही लोग जिन्होंने उस डांसिंग गर्ल को बनाया था। तो अब जरा उस दुनिया को समझते हैं जहां ये सभ्यता पली बढ़ी। ये कहानी उस माहौल की है जिसने इस कला को जन्म दिया। आज जब हम उस इलाके के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक सूखा रेगिस्तान नजर आता है ना? लेकिन ये कला एक हरी भरी उपजाऊ जमीन में पैदा हुई थी, जिसे एक बहुत बड़ी नदी प्रणाली सींचती थी। ये जीवन रेखा थी सप्त सिंधु, यानी 7 बड़ी नदियों का एक नेटवर्क, जिसका जिक्र हमें प्राचीन ऋग्वेद में भी मिलता है। और इस पूरे सिस्टम का दिल थी सरस्वती नदी, जिसने 2000 से भी ज्यादा सालों तक इस महान सभ्यता को पाला पोसा। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। वो नदी जो जीवन का स्रोत थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी, और उसके साथ ही वो सभ्यता भी। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, नहीं, इसमें हजारों साल लगे। जो नदी 6000 ईसा पूर्व में एक विशाल नदी थी, वो जमीन के अंदर और मौसम में हो रहे बदलावों की वजह से धीरे धीरे कमजोर होती गई, और 3000 ईसा पूर्व के बाद तो लगभग गायब ही हो गई। तो आखिर ये हुआ कैसे? असल में 3 बड़ी प्राकृतिक घटनाओं ने मिलकर ये तबाही मचाई। पहला, हिमालय में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ने नदी के ग्लेशियर वाले स्रोत का रास्ता ही काट दिया। दूसरा, सतलुज और यमुना जैसी नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और सरस्वती का पानी छीन लिया। और तीसरा, जलवायु परिवर्तन ने मॉनसून को इतना कमजोर कर दिया कि बारिश ही कम हो गई। और इसका नतीजा बहुत भयानक था। जो नदी कभी जीवन देती थी, वो अब बस कुछ अलग थलग झीलों का एक झुंड बनकर रह गई। और पानी के बिना वो महान सभ्यता भी धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। लेकिन क्या वो सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई, या फिर उसकी विरासत, उसकी गूंज किसी और रूप में जिंदा रही? चलिए अब अतीत को वर्तमान से जोड़कर देखते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हड़प्पा वासियों की वो लॉस्ट वैक्स वाली तकनीक हजारों सालों तक जिंदा रही। वो ठोस ढलाई का इस्तेमाल करते थे, जिससे मूर्तियां अंदर से भी ठोस बनती थीं। ये परंपरा दक्षिण भारत में चलती रही, जबकि उत्तर में ग्रीक प्रभाव वाली खोखली ढलाई ज्यादा इस्तेमाल होने लगी, जिसमें धातु कम लगती। और फिर आखिरी सुराग मिलता है हमें जेनेटिक्स से। एक प्राचीन हड़प्पा कंकाल के जीनोम की जब जांच की गई तो पता चला कि ये आबादी बिना किसी बड़े बाहरी मिश्रण के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी, जो एक गहरी सांस्कृतिक और बायोलॉजिकल निरंतरता की ओर इशारा करता है। तो अब जब हम इस शानदार नटराज को दोबारा देखते हैं तो हम सिर्फ चोल काल की एक मूर्ति नहीं देख रहे होते। हम असल में 4500 साल की एक कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत के शिखर को देख रहे हैं। एक ऐसी विरासत जिसे ज्ञान की उस नदी ने सींचा, जिसका पानी तो कब का सूख गया, पर उसकी धारा बहती रही।
और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। हमारी अपनी आज की दुनिया का कितना हिस्सा ऐसी ही भूली बिसरी कहानियों और खोई हुई दुनिया की गूंज पे टिका हुआ है।